हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइज, आज के लेक्चर नंबर 31 ऑफ एग्रोनॉमी में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है राइस क्रॉप। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर किसी को भी इस लेक्चर का पीडीएफ या फिर पीपीटी चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से उसको जाके डाउनलोड कर सकता है। साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो कि है गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इन लेक्चर्स में, यानी जो आज का लेक्चर है उसमें हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली राइस के बारे में है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ओरिजिन ऑफ राइस, सेकंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फोर्थ इज द वेराइटीज एंड फिफ्थ इज द सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स। एंड जो मैंने ब्लू कलर से मैंने लिखा है जो कि है कल्चरल प्रैक्टिसेस, यील्ड एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, स्पेशल टाइप ऑफ राइस कल्टीवेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ट्रांसजेनिक राइस एंड हाइब्रिड राइस, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट, यानी राइस का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, जो कि है राइस का ओरिजिन। ठीक है, तो राइस के ओरिजिन के बारे में हम यही बोल सकते हैं कि राइस एक ऐसा क्रॉप है जिसको हम कहते हैं स्टेपल क्रॉप, यानी राइस जो है एक स्टेपल क्रॉप की कैटेगरी है। स्टेपल क्रॉप कहने का मतलब है कि इसको जनरली हम लार्ज अमाउंट में कंजम्पशन जो है हमारा, इसको एक्सपोर्ट यानी बेचने के लिए नहीं, इसका ज्यादा यूज हम कंजम्पशन में करते हैं। ठीक है, और ये इतना पुराना क्रॉप है कि इसे माना जाता है कि एशिया में सबसे पहले इसी क्रॉप को कल्टीवेट किया गया था। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो राइस है उसको, उसका जो कल्टीवेशन है एंशिएंट टाइम से हमें पता लगता है कि एंशिएंट टाइम में भी किया जाता था। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो भी यही चीजें बताती है कि इंडिया में जो राइस का कल्टीवेशन है बहुत ही एंशिएंट टाइम से किया गया है। ठीक है, जो एंशिएंट जो हमारे बुक्स वगैरह स्कल्पचर्स हैं, लिटरेचर हैं, हिंदू स्कल्पचर्स जो हैं, उनमें भी राइस के बारे में मेंशन है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं पैडी ग्रेन्स के बारे में, तो जब वहां एक जगह है हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वहां पे देखा गया कि कार्बोनाइज्ड पैडी ग्रेन्स मिले थे। ठीक है, जिनका हमने कार्बन डेटिंग से पता किया कि वो 1000 से 750 बीसी पहले के वो ग्रेन्स थे। ठीक है, तो ये जो हस्तिनापुर में हमें जो राइस के यानी पैडी ग्रेन जो मिले, उसको माना जाता है ओल्डेस्ट राइस स्पेसिमेन जो कि अभी तक वर्ल्ड में मिला है। तो हम इससे ये जान सकते हैं कि जो राइस का कल्टीवेशन है कितने पहले किया गया है, मतलब कितने पहले किया जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें संस्कृत और अदर लैंग्वेजेस में, तो साउथ ईस्टर्न एशिया, ठीक है, वहां पे जो बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने कंक्लूड किया कि राइस जो है सबसे पहले इंडिया में मतलब कल्टीवेट, मतलब जो है इंडिया में सबसे पहले इसको ऑरिजिनेट या फिर कह सकते हैं हार्वेस्ट किया गया था। ठीक है, दो साइंटिस्ट डी कैंडोले एंड वॉट, ठीक है, उन्होंने बोला कि साउथ इंडिया जो है ये इसका ऑरिजिन है, मतलब ऑरिजिनेशन जो ऑरिजिन है राइस का वो साउथ इंडिया में हुआ है। लेकिन वावेलोव ने 1926 में सजेस्ट किया कि इंडिया एंड बर्मा शुड बी रिगार्डेड एज द सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड राइस। ठीक है, तो जो इंडिया और बर्मा है इसको माना जाता है हमारा ऑरिजिन ऑफ राइस। आई होप आपको ऑरिजिन जो है राइस का वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब क्या है कि वर्ल्ड में जो राइस है वो कहां कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो राइस इन द वर्ल्ड इज द लीडिंग फूड क्रॉप cultivated over an area about 155 million hectares। और जो मैं यहाँ डेटा यूज कर रहा हूँ वो पुराना डेटा है। आज जो पैडी या फिर राइस का जो कल्टीवेशन है बहुत ज्यादा लैंड पे किया जाता है, इससे कई ज्यादा एरिया जो है हमारा राइस कल्टीवेशन में दिया जाता है, जिसका प्रोडक्शन का जो डेटा दिया है वो है 596 मिलियन टन्स ऑफ पैडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन इट इज द सेकंड टू व्हीट। कहने का मतलब है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा व्हीट का कल्टीवेशन किया जाता है, उसके बाद राइस। राइस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड का जो सप्लाई है कैलोरीज का उसका 22% को कैरी करता है, और प्रोटीन का जो कैरी है वो 17%, यानी जो वर्ल्ड में जो प्रोटीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका 17% राइस से ही पूरा होता है। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम देखें तो एशिया का जो एरिया है सबसे ज्यादा कवर होता है राइस कल्टीवेशन में। अमॉन्ग द राइस ग्रोइंग कंट्रीज इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया फॉलोड बाई चाइना एंड इंडोनेशिया। कहने का मतलब है कि चाइना और इंडोनेशिया के बाद इंडिया थर्ड रैंक पे है जिसका सबसे ज्यादा एरिया यूज किया जाता है राइस कल्टीवेशन में। अगर हम प्रोडक्शन वाइज बात करें तो इंडिया का रैंक सेकंड है, ठीक है, पैडी कल्टीवेशन में, जो कि है 131 मिलियन टन्स। ठीक है, नेक्स्ट टू चाइना जिसका है 200 मिलियन टन्स ऑफ पैडी। ठीक है,
अगर हम एवरेज पर हेक्टेयर अगर बात करें इस हिसाब से, यानी प्रोडक्टिविटी वाइज बात करें, तो इजिप्ट का रैंक फर्स्ट आता है, ठीक है। उसके बाद आता है यूएस। एवरेज जो राइस इंडिया में कल्टीवेट होता है, यानी प्रोडक्टिविटी जो है वो है अप्रॉक्स 3000 केजी पर हेक्टेयर, जो कि कम है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लीडिंग कंट्रीज के बारे में, अगर हम बात करते हैं लीडिंग कंट्रीज जो कि कल्टीवेट करती हैं राइस को, अपने कहने का मतलब उनका जो मेन लैंड राइस कल्टीवेशन में यूज होता है वो है हमारा चाइना, ठीक है, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया तो है ही, पाकिस्तान, ब्राजील, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज हैं टॉप 10 कंट्रीज हैं जो कि कल्टीवेट करती हैं। इवन जापान भी है जो कि कल्टीवेट करता है राइस को, ठीक है, यानी लीडिंग कंट्रीज हैं जो प्रोड्यूस करती हैं राइस को। अगर इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो आप इस मैप से समझ सकते हो कि इंडिया में जो ये बेसिन वाला स्टेट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जो हमारा ईस्टर्न घाट है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहां पे मैक्सिमम कल्टीवेशन होता है हमारे राइस का। वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश हैव द हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन वाइज जो वेस्ट बंगाल है और उत्तर प्रदेश है सबसे ज्यादा वहां पे राइस का प्रोडक्शन होता है। लेकिन एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर अगर बात करें तो पंजाब है, जिसका एवरेज जो यील्ड है वो है अप्रॉक्स 3400 केजी पर हेक्टेयर। तो आई होप आपको ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी इकोनॉमिकली राइस इंपॉर्टेंट क्रॉप क्यों है, ठीक है। तो राइस फार्मिंग इज द लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ लैंड फॉर फूड। कहने का मतलब है राइस फार्मिंग जो है एक सिंगल क्रॉप है जो कि कह सकते हैं लार्जेस्ट सिंगल क्रॉप है जिसका हम फूड की तरफ यूज करते हैं। राइस प्रोडक्शन टोटल अगर हम देखें तो 600 मिलियन टन है वर्ल्ड का अप्रॉक्स, ठीक है, जिसमें 90% ऑफ द राइस जो है प्रोड्यूस होता है एशिया में, और एशिया से 6 to 7% ऑफ द जो प्रोडक्शन है वही एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट इन द सेंस दूसरे कंट्रीज में हम देते हैं। राइस मतलब कंजम्पशन जो है एशिया में वहां पे ज्यादा है। राइस फील्ड कवर्स अप्रॉक्स 18% ऑफ द एरेबल लैंड्स, यानी टोटल जो लैंड हमारे पास कल्टीवेशन के लिए है उसका 11% जो है वो राइस कल्टीवेशन में जाता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन अर्थ, ठीक है, आप इस सेंटेंस पे गौर करना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन अर्थ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। राइस ईटर्स एंड ग्रोअर्स जो है बल्क में जो प्रेजेंट है वो पुअर कंट्रीज में ही प्रेजेंट है, ठीक है। कहने का मतलब है जो राइस है सबसे ज्यादा पुअर कंट्रीज में ही यूज किया जाता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे राइस एज ए स्टेपल क्रॉप नहीं है। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो है राइस कल्टीवेशन को माना जाता है रूरल वर्ल्ड में। राइस जो है अगर हम एशियन फार्म्स के बारे में बात करें तो 250 मिलियन एशियन फार्म्स हैं जो राइस कल्टीवेशन में एंगेज हैं। राइस फार्मिंग जो है उसको माना जाता है 10,000 ईयर ओल्ड on the basis of social order and occupied major places in the religions and customs। कहने का मतलब है कि राइस का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है डिफरेंट रिलीजन्स में और डिफरेंट कस्टम्स में, ठीक है। बहुत कंट्रीज में, बहुत सारे विलेजेस में राइस को आज भी डेब्ट्स की तरह माना जाता है, ठीक है, कर्ज की तरह, वेजेस, रेगुलर लेबर्स को वेजेस की तरह दिया जाता है, एज ए रेंट देते हैं हम, ठीक है। स्टेपल फूड फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड। राइस एक बहुत ही अच्छा स्टेपल क्रॉप है, ठीक है। इट इज द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर पुअर, यानी कहने का ये मतलब हुआ कि जो पुअर है उनका लार्जेस्ट सोर्स जो एनर्जी का है वो राइस से ही आता है। इसीलिए राइस को एक सिनोनिम दिया गया है एशिया में, थ्रू आउट एशिया, जैसे कि राइस को हम कहते हैं फूड, डायरेक्ट हम खाना नहीं, किसी को अगर हमने राइस दे दिया तो उसे कहा जाता है कि उसे खाना मिल गया, ठीक है। तो राइस का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स में हम देखेंगे कि राइस को बेसिकली उनके टिलर्स के लिए, फ्लावरिंग के लिए क्या कंडीशन चाहिए होता है, मतलब क्लाइमेट से कौन सा कंडीशन चाहिए होता है। तो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें तो राइस जो है, ठीक है, इन इंडिया अगर बात करें राइस जो है वो वाइड वैरायटी ऑफ कंडीशन में उगाया जाता है, इवन डिफरेंट एल्टीट्यूड्स एंड डिफरेंट क्लाइमेट्स में, ठीक है। राइस कल्टीवेशन अगर इंडिया में बात करें तो अगर लैटिट्यूड वाइज अगर बात करते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, नॉर्थ टू साउथ, तो 8 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक इसका कल्टीवेशन किया जाता है।
और अगर हम सी लेवल से अगर बात करें तो 3000 मीटर्स अबव द सी लेवल भी इसका कल्टीवेशन होता है। राइस क्रॉप नीड्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इंपॉर्टेंट चीज कि इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। इट इज बेस्ट सुटेड फॉर द रीजन्स वेयर हैव हाई ह्यूमिडिटी, जहां पे ह्यूमिडिटी हाई हो, प्रोलॉन्ग सनशाइन यानी लंबे समय तक सनशाइन हो, ठीक है, और एश्योर्ड वाटर सप्लाई। ऐसे जगह पे राइस कल्टीवेशन इजीली हो जाता है, ठीक है। द एवरेज टेम्परेचर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ पीरियड जो क्रॉप के लिए वो चाहिए 21 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी एवरेज जो है 21 या भी कह सकते हैं 20 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, मतलब लाइफ टाइम जब तक राइस क्रॉप है एवरेज टेम्परेचर है। एट द टाइम ऑफ टिलरिंग, टिलरिंग किसको कहते हैं अभी हम जस्ट देखेंगे एक डायग्राम से। जो टिलर्स हैं यानी जब टिलर्स निकल रहे हैं, क्रॉप का टेम्परेचर उस टाइम हाई होना चाहिए, यानी क्लाइमेटिक टेम्परेचर जो होना चाहिए उस टाइम हाई होना चाहिए, ग्रोथ कंडीशन से भी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए टिलरिंग के टाइम पे। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट एट फॉर द ब्लूमिंग कंडीशन, ब्लूमिंग मींस फ्लावरिंग, रेंजेस फ्रॉम 25 टू 29 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उस टाइम जो एवरेज टेम्परेचर जब फ्लावरिंग होना है राइस क्रॉप में उस टाइम अप्रोक्स 25 टू 29 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, जब फ्रूट यानी कह सकते हैं जब ग्रेन बन रहा है, द टेम्परेचर जो है एवरेज वो 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आप देखो जिस टाइम पे फ्रूट बन रहा है वहां पे लोअर टेम्परेचर चाहिए इन रिस्पेक्ट टू टिलर एंड ब्लूमिंग, ठीक है। अगर हम अगर बात करते हैं लाइट के बेसिस पे, तो जो राइस है वो एक शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है, लेकिन आज बहुत सारी वेराइटीज भी अवेलेबल हैं जो कि कोई सेंसिटिविटी नहीं है उनका लाइट को लेके, यानी फोटो पीरियोडिक कंडीशन जो है वो नई वेराइटीज में नहीं है। आप यहाँ पे एक डायग्राम देखो, ये जो है कंप्लीट, ये है हमारा राइस प्लांट, ठीक है। यहाँ पे क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं टिलर्स। जो अलग अलग ब्रांचेस निकली हैं लीफ लाइक, इन्हीं को हम कहते हैं टिलर्स, ठीक है। तो जब ये टिलर्स निकलती होती हैं उस टाइम पे जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो 26 टू 29 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आई होप आपको इसका क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट समझ में आया होगा, ठीक है, कि किस लैटिट्यूड में हम इसको लगाते हैं, कितना एल्टीट्यूड होता है हमारा, ठीक है। हमारा जनरल जो थ्रू आउट लाइफ मतलब क्रॉप के जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, यानी 21 टू 37 डिग्री होना चाहिए, टिलरिंग के टाइम पे 26 टू 29 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और जब राइपनिंग होगा तो वहां पे लोअर टेम्परेचर चाहिए, इवन मतलब जो टिलरिंग और इससे ब्लूमिंग का जो टेम्परेचर है उससे कम होना चाहिए, यानी 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो राइस है वो शॉर्ट डे प्लांट होता है, लेकिन कुछ वेराइटीज अब नई आ गई हैं जो कि इनसेंसिटिव है, नॉन सेंसिटिव है लाइट को लेके, ठीक है। आई होप आपको क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट भी समझ में आया होगा। तो गाइस आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है सॉइल रिक्वायरमेंट। राइस के लिए जो सॉइल बेस्ट माना जाता है वो माना जाता है क्ले सॉइल, या फिर कह सकते हैं क्ले लोम सॉइल, ठीक है। अगर हम इंडिया में बात करें, rice is grown under so diverse soil condition that it can be said that there is hardly any type of soil in which it can be grown. It cannot be grown. कहने का मतलब है कि राइस जो है अगर इंडिया में बात करें तो वाइड वेराइटीज ऑफ सॉइल में कल्टीवेट किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि लगभग इंडिया में कोई ऐसा सॉइल नहीं है जहां पे हम राइस को कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एल्कलाइन और एसिडिक सॉइल, मतलब एल्कलाइन और एसिडिक सॉइल में भी ये ग्रो कर जाता है, ठीक है। सॉइल्स हैविंग गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, जो ऐसा सॉइल जो वाटर को ज्यादा टाइम तक होल्ड कर पाए, ठीक है, जिनमें अमाउंट ऑफ क्ले ज्यादा होगा वही ज्यादा होल्ड कर पाएगा, ठीक है। तो वैसे सॉइल जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है राइस कल्टीवेशन के लिए। राइस कल्टीवेशन के लिए ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो है वो आइडियल होना चाहिए, यानी ज्यादा ज्यादा तो नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो है वो भी है आइडियल राइस कल्टीवेशन के लिए। तो इसीलिए क्ले एंड क्ले लोम सॉइल जो है बेस्ट सुटेड फॉर राइस कल्टीवेशन, ठीक है, क्योंकि ऐसे सॉइल जो हैं वो कैपेबल होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनकी क्या होती है, लंबे समय तक की होती है, इसीलिए उसमें क्रॉप जो है ज्यादा लंबे तक सस्टेन कर सकता है, ठीक है। राइस जो आप सुनने होंगे पडल किया जाता है, राइस जब कल्टीवेशन करते हैं तो पडलिंग करते हैं, यानी पूरे फार्म को हम वाटर से यानी पॉन्ड की तरह बना देते हैं, इसीलिए राइस को एक सेमी एक्वाटिक क्रॉप कहते हैं, क्योंकि इसका कुछ जो लाइफ है वो वाटर में गुजरता है और कुछ जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो हमें ड्राई लैंड चाहिए होता है, ठीक है। तो राइस क्रॉप जो है वो सेमी एक्वाटिक क्रॉप है, ठीक है, समर्ज कंडीशन में अच्छा ग्रो करता है। ए मेजर पार्ट ऑफ राइस क्रॉप इन इंडिया इज ग्रोन अंडर लोलैंड कंडीशन, ठीक है। लोलैंड कहने का मतलब है कि लोअर लैंड पे भी जो राइस है उसको ग्रो करते हैं, मतलब एक टाइप ऑफ कल्टीवेशन है लोलैंड कल्टीवेशन, जो कि हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। राइस प्लांट है वो टॉलरेट कर सकता है वाइड रेंज ऑफ सॉइल रिएक्शंस, ठीक है, लेकिन हम प्रेफरेबल अगर देखें तो एसिडिक सॉइल को ये लेस प्रेफर करता है,
ठीक है, मतलब एसिडिक सॉइल में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो एसिडिक सॉइल में जो सॉइल रिएक्शंस होना है उनको कम प्रेफर करता है ये। इट ग्रोज वेल इन सॉइल हैविंग पीएच रेंज, अगर हम बात करें तो 5.5 टू 6.5 जो सॉइल रेंज का जो पीएच है, पीएच रेंज का जो सॉइल है वहां पे भी ये जो है मतलब ऑप्टिमम जो रेंज है पीएच का वो 5.5 से लेके 6.5, यानी इस रेंज में अच्छे से ग्रो करता है राइस। ठीक है, तो अगर हम बात करें सब सारी चीज को मिला के तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो सॉइल चाहिए वो क्ले लोम हो। ठीक है, बेसिकली जो सॉइल हो वो थोड़ा सा एल्कलाइन भी हो तो चलेगा। ठीक है, अप्रोक्स कह सकते हैं कि न्यूट्रल सॉइल्स में अच्छा ग्रो करता है। इट कैन बी ग्रोन ऑन एल्कली सॉइल्स ऑल्सो आफ्टर ट्रीटिंग देम विद जिप्सम और पाइराइट। अगर हम पाइराइट और जिप्सम से अगर ट्रीट कर देते हैं तो हम वैसे सॉइल में भी राइस को ग्रो करा सकते हैं। सो गाइज, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कल के लेक्चर में हम इसके फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, यानी डिफरेंट वेराइटीज और इसके हाइब्रिड और ट्रांसजेनिक राइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड। आप साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जहां पे आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस, डिफरेंट क्विजेस और डिफरेंट इनिशिएटिव बाय गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में आपको पहले पता लग सकता है। आप साथ साथ हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दिया गया है, आप वहां से उसे डाउनलोड करो, जहां पे आपको क्विज का रजिस्ट्रेशन, हमारे सारे वीडियोज आपको मिल सकती हैं वहां पे। इवन हमने वहां पे पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। सो गाइज, अगर किसी को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए या फिर पीपीटी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से उसको डाउनलोड कर सकता है। आई रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो और इस लेक्चर से आपने कुछ सीखा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।